साथियों सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवजीवन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जीएस ऑफिशियल नवजीवन में। मैं एच रोशन एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक क्वेश्चन आवर को लेकर के। क्वेश्चन आवर जो शुरू किया गया था पिछले महीने में 13 क्वेश्चन आवर हमने करवा दिया था, 14वां क्वेश्चन आवर शुरू करने जा रहे हैं। और ये छठ पर्व का माहौल है, छुट्टी का समय है, सभी लोग अपने अपने स्तर से पूजा में लगे हुए हैं और छुट्टी में पढ़ाई का काम भी साथ में कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस लाइव सेशन में एक ऑनलाइन क्लास के तौर पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स से संबंधित और कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो होगा उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवालों का। जो पैटर्न शुरू किया गया था क्वेश्चन आवर एट 9 PM में, उसमें 20 क्वेश्चन का सेट में लेकर आता था प्रतिदिन, और वो आपको काफी मदद दिया। काफी लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कमेंट आया कि थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है और उसमें चीजें हमें समझ में नहीं आती है। तो इसी को ध्यान में रख करके हमने क्वेश्चंस के नंबर को कम कर दिया है और अब प्रतिदिन 10 क्वेश्चन आएगा। इसमें काफी महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली जो आपके एग्जाम में आपके विषय को मजबूत पकड़ बनाने में मदद करेगा। और इसमें हम पूरे बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे से समय को दे करके एक एक क्वेश्चंस का पूरा जो भी तथ्य आपको जानने लायक होगा वो सारी चीजों को इसमें रखा जाएगा। तो ध्यान रखना है कि कम पढ़ें लेकिन सॉलिड पढ़ें और ऐसा पढ़ें जिससे आप और भी क्वेश्चंस बना सकें और आपका तैयारी मजबूत हो। उस रूप में ये सेशन को किया जाएगा। थोड़ा सा फास्ट होता था, हमें भी समय कम मिलता था क्योंकि आधे घंटे में वीडियो शूट करना होता है और उसी में ये सारा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा मुझे भी लगता था कि फास्ट हो रहा है, इसके चलते मैंने इसको शॉर्ट किया है। लेकिन ये 10 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रतिदिन उसी समय 9 PM में आएगा और उसको ध्यान रखना है कि 13 तक शुरू कर चुके थे, 14वां आज लेकर के आए हैं आपके लिए। तो चलिए करंट, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस के इस 10 सवालों पर बात करेंगे। बीच बीच में और भी जो एग्जाम से रिलेटेड बातें होगी वो करूंगा मैं, ताकि अब हमें एक ठोस प्लानिंग के साथ काम करने का मौका मिले अच्छा से समय दे करके। तो चलिए क्वेश्चन आवर एट 9 PM में 14वां सेट के अंतर्गत आप सभी लोगों का स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर इस सेट का पहला सवाल आ रहा है इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण, जहां पर इकोनॉमिक्स में हम मुख्य रूप से टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। कर से संबंधित सवाल है जहां से सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कहता है कि आधुनिक काल में टैक्स को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया था, टैक्स को, कर को। तो ध्यान रखना है यहां पर बात किया जा रहा है टैक्स के बारे में कि कर का वर्णन सबसे पहले आधुनिक काल में मॉडर्न टाइम में किसने किया। ऑप्शन है कौटिल्य, ऑप्शन है एडम स्मिथ, कोई नहीं, या मार्शल। ये 3 व्यक्ति हैं या 3 में से कोई नहीं है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो पहला तो ध्यान रखना है कि कर क्या है। तो कर एक धन होता है जो किसी भी राज्य या देश को संचालित करने के लिए जरूरी होता है। धन, अगर राज्य को सरकार चलाना है या देश को सरकार चलाना है तो उस स्थिति में जो पैसे चाहिए वो पैसे कहां से आएगा, तो टैक्स के माध्यम से आएगा। और ये टैक्स ही धन का स्रोत है, एक साधन है जिससे धन प्राप्त करती है सरकारें और इसी से सरकार का संचालन होता है। तो कहता है इस धन के बारे में पहली बार किसने वर्णन किया, कौटिल्य ने, एडम स्मिथ ने या मार्शल ने। तो ध्यान रखना है कि धन को सबसे पहले वैज्ञानिक तौर पर परिभाषित किया किसने, कर के बारे में परिभाषित करने वाला व्यक्ति था एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। तो ध्यान रखना है अर्थशास्त्र का जनक कौन, तो कहेंगे एडम स्मिथ। और इन्होंने ही अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कह करके संबोधित किया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये ध्यान रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन के रूप में एक पुस्तक की रचना किया और इसी में बताया कि धन जो है ये एक स्रोत है जिसके द्वारा धन का विज्ञान जो हम पढ़ते हैं वो अर्थशास्त्र में आता है। जबकि अर्थशास्त्र पर पहली पुस्तक लिखा था कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र के नाम से। तो ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो लिखा गया था पहली बार कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते हैं। जबकि अर्थशास्त्र जो था ये अर्थशास्त्र रिलेटेड नहीं, एक राजनीतिक विज्ञान का
एक विषय था, यहां पर अर्थशास्त्र से रिलेटेड चीजें नहीं थी, जो भी थी वो पॉलिटिकल साइंस के रूप में प्रस्तुत की गई थी। जबकि मार्शल, जिन्होंने लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इन्होंने एक नया टर्म लाया और इस रूप में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को। तो सभी महत्वपूर्ण विद्वान हैं जो अर्थशास्त्र रिलेटेड हैं। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन के रचनाकार भी हैं, इन्होंने ही कर को व्याख्या किया पहली बार। जबकि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिनको कहते हैं, अर्थशास्त्र नाम की पहली पुस्तक लिखी थी और यह पुस्तक राजनीतिक विज्ञान से प्रेरित था। जबकि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक के रूप में मार्शल को याद किया जाता है, आपको ध्यान रखना। तो ये था महत्वपूर्ण सवाल जिसका आंसर जा रहा है पहला का बी। तो ध्यान रखें इसको। अब आगे चलें, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि जो हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स से हमने जो मुख्य रूप से लिया है वो टैक्स से रिलेटेड बातें हैं, और टैक्स से रिलेटेड बातों में जो ध्यान देना है वो कहता है कि कर शामिल है, टैक्स शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना है, सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, केंद्र सूची, ये जो सूची होता है ये संविधान का विषय है और संविधान में कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है केंद्र को, राज्य को या दोनों को। तो इस रूप में जो काम केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है, सिर्फ केंद्र करती है, उसको संघ सूची माना जाता है। जो राज्य कर सकती है उसको राज्य सूची माना जाता है, और जो कार्य दोनों के द्वारा किया जा सके, केंद्र के सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकारों के द्वारा भी, तो उसको समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। और यहां पूछा है टैक्स किसमें है, तो सबको पता होगा कि टैक्स जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची में जो होता है यहां केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है कर पर काम करने का। कुछ कर ऐसे होते हैं जिसको केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र वसूलती है, केंद्र उसका उपयोग करती है। कुछ कर ऐसे होते हैं जिसको केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र वसूलती है, और उसका कुछ हिस्सा राज्य को और कुछ हिस्सा केंद्र को दे देती है। कुछ कर ऐसे होते हैं जिसको केंद्र सरकार लगाती है और उसको वसूल करके राज्य सरकारों को देती है। कुछ कर ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार लगाती है, राज्य सरकार वसूलती है और राज्य सरकार ही उसका उपभोग भी करती है। तो ये दोनों के हिस्से में है काम करने का अधिकार, और इसलिए इसको समवर्ती सूची में जगह दिया गया है टैक्स को। जो हमने कहा कर, और कर क्या है? धन है जिसके द्वारा सरकारें चलती है, इसी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आगे चलें, तीसरा सवाल आपके लिए जो स्क्रीन पर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इनमें से कौन सा वित्त आयोग अभी चल रहा है, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग, जो वित्त आयोग का गठन होता है वो कौन सा चल रहा है? 13वां चल रहा है, 14वां चल रहा है, 15वां चल रहा है या 16वां चल रहा है? कौन सा चल रहा है? तो ध्यान देंगे कि वित्त आयोग है क्या। तो ध्यान देना है साथियों कि वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 में वर्णन है, और 280 में एक वित्त आयोग के गठन की चर्चा की गई है। और वित्त आयोग का गठन इसलिए होता है कि वो करों को एक आकलन करके, जो टैक्स वसूल किए जाते हैं उसका आकलन करके केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उसका उचित बंटवारा किया जा सके, ताकि सरकार और देश का संचालन हो सके। धन की व्यवस्था किया जाए, कितना हिस्सा केंद्र को मिलना चाहिए, कितना राज्य को मिलना चाहिए, इसके बंटवारे के लिए मेनली वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो 280 अनुच्छेद के तहत संविधान में वर्णित है। और यह वित्त आयोग का 5 साल तक रिपोर्ट को लागू किया जाता है देश में। और ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग है। कौन सा? 15वां वित्त आयोग। और वित्त आयोग हैं अभी कौन? तो एक नाम है एन.के. सिंह। तो ध्यान रखना है एन.के. सिंह अभी वित्त आयोग के रूप में 15वीं वित्त आयोग काम कर रहा है, और इसका सिफारिश जो चालू होगा वो चलेगा 2025-26 तक। तो ये 23 चल रहा है, 20 में गठित हुआ था, और तब से 26 तक 5 साल के लिए ये गठन किया गया 15वां का। और 1 अप्रैल 2026 के बाद जो आगे साल होगा 5 साल का, वो 5 साल के लिए जो वित्त आयोग आएगा वो 16वां वित्त आयोग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है 25-26 तक चल रहा है अभी 15वां, और उसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। जबकि वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में ये 16वां वित्त आयोग का गठन 1 अप्रैल
2026 के बाद के 5 साल के लिए किया जाएगा। और यह ध्यान रखना है कि इसका वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है और कार्यकाल 5 साल का होता है। तो वर्तमान में 15वां चल रहा है, अगलावा कौन होगा? अगला तो 16वां होगा, और 16वां लागू कब से होगा? तो 1 अप्रैल 2026 के बाद से। तो ध्यान रखना इसको। अगला सवाल जो आपके लिए स्क्रीन पर है, चौथा नंबर, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। कहता है इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर, कर के बारे में हमने कहा इकोनॉमिक्स में कर को हमने शामिल किया है और कर से कुछ सवाल लेकर आए थे, बराबर पूछता रहता है प्रत्यक्ष कर के बारे में या अप्रत्यक्ष कर के बारे में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान रखना है, कहता है केंद्रीय उत्पाद कर, सेवा कर, जीएसटी कर या उपहार कर, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष कर किस पर लगता है? पहला ध्यान देंगे, पहला लगता है प्रत्यक्ष कर किसी लोग पर या किसी व्यक्ति पर। तो कोई व्यक्ति पर अगर कर लग रहा है तो वो प्रत्यक्ष कर होगा। ध्यान रखना है, पहला किसी व्यक्ति पर लगेगा तो वो प्रत्यक्ष कर होगा। दूसरा कि किसी व्यक्ति के आय पर लगेगा तो वो भी प्रत्यक्ष कर होगा, वो भी क्या होगा? प्रत्यक्ष कर होगा। किसी व्यक्ति के उपभोग पर जो कर लगेगा वो उसका प्रत्यक्ष कर होगा। तो ध्यान रखना है प्रत्यक्ष कर के बारे में। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि ये वस्तु पर लगता है। किस पर लगता है? वस्तु पर लगता है। तो वस्तु पर लगेगा तो वो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आएगा, सामान्यतः। ध्यान देना है कि कर हम लगाएं और कर जिसको लगाएं वो कर अदा ना करे, कर किसी और के द्वारा अदा किया जाए तो डेट इज कॉल्ड अप्रत्यक्ष कर। और जिस पर कर लगाएं वही कर को पे करे, वही कर अदा करे तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी और नौकरी के बाद आपको सैलरी मिलेगा, तो सैलरी मिलने के बाद उस पर जो टैक्स लगेगा वो आप ही को पे करना होगा, आप उसको दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और इसलिए वो इनकम टैक्स जो होता है, आयकर, वो प्रत्यक्ष कर होता है किसी व्यक्ति का। जबकि अगर कोई कंपनी एक वस्तु बनाती है तो वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगता है। तो मान लिया कंपनी उत्पादन किया और उस पर शुल्क लगाया गया, उत्पाद शुल्क जो एक कर है, एक्साइज टैक्स। तो उत्पाद शुल्क जब लगेगा तो वो बाजार में उस टैक्स को जोड़ करके उसकी कीमत आएगी, और वो उत्पाद शुल्क कौन देगा? तो जो कस्टमर देगा, जो उसको खरीदेगा। तो लगा उस वस्तु पर, लेकिन दिया किसने? एक दूसरे व्यक्ति ने जो उस वस्तु को खरीदा। इसलिए कहा हमने कि कर लगाएं और वही अदा करे तो डायरेक्ट टैक्स, कर लगाएं और अदा कोई और करे, जिस पर लगा वो अदा ना करे, कोई और करे तो अप्रत्यक्ष कर। तो ध्यान रखना है। अब यहां 4 ऑप्शन है। केंद्रीय उत्पाद कर, जब उत्पादन पर लगेगा, वस्तु पर लगाया जाएगा तो वस्तु का दिया गया कर अप्रत्यक्ष कर होता है। सेवा कर, सर्विस टैक्स जो लगता है टीचर के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा, तो वो क्या करते हैं? स्टूडेंट से लेते हैं। डॉक्टर्स क्या करता है? अपने मरीज से लेता है, मतलब वो भी खुद नहीं देता है, दूसरे से लेता है, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। जबकि उपहार कर, जो गिफ्ट मिलता है किसी को, अब केबीसी में जाएंगे और केबीसी में आपको प्राइज मिल गया 1 करोड़ का, और 1 करोड़ का प्राइज मिला तो सरकार टैक्स लेगी उस पर। तो जो टैक्स लेगी वो आप ही को पे करना होगा, आप उसको दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसलिए उपहार कर क्या है? तो उपहार कर यहां पर एक प्रत्यक्ष कर है। ये ध्यान देना है। पहला चीज ध्यान देना है कि जिस पर लगाएं वही जमा करे पैसा, वही कर दे, डायरेक्ट टैक्स है। जिस पर लगाएं वो ना अदा करके किसी और से वो वसूल करके दे तो अप्रत्यक्ष टैक्स है। तो ये ध्यान रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा जाता है। 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो एक राज्य से संबंधित है, और राज्य है गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हुआ 2022 में, तो ध्यान रखना है गुजरात विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुआ वो कौन सा विधानसभा था गुजरात के लिए? 14वीं थी, 15वीं थी, 16वीं थी या 17वीं थी? कौन सा था? तो ध्यान रखना है कि इसका आंसर तो जा रहा है, याद रखना है, ये 15वीं विधानसभा के लिए गुजरात का चुनाव हुआ था। 15वीं 14वीं लोक विधानसभा जो चल रहा था उसका कार्यकाल फरवरी 2023 में पूरा हो रहा था। फरवरी 2023 में पूरा हो रहा था। यह था 14वीं विधानसभा गुजरात का, 14वीं थी। और इसके समाप्ति के उपरांत 23 में सरकार बन सके उसके लिए 15वीं विधानसभा को चुनाव आयोजित किया निर्वाचन आयोग ने, जिसमें बीजेपी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और सरकार का गठन किया चुनाव के बाद। तो 15वीं थी, ध्यान देना है। जबकि ये याद रखना है
कि गुजरात में पहली बार विधानसभा, फर्स्ट टाइम विधानसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था, 1962 में पहली बार। तो ध्यान रखना है, गुजरात में पहला विधानसभा चुनाव 1962 में हुआ, और ये तब हुआ था जब बॉम्बे का बंटवारा किया गया था। बॉम्बे राज्य बट गया था दो राज्य में, एक महाराष्ट्र के रूप में और एक गुजरात के रूप में। और यहीं पर जब बंटवारा हुआ तो 1962 में बंटवारे के बाद गुजरात में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था। और इस बार जो हुआ 2022 में, वो 15वीं विधानसभा थी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभरी और एक नए सरकार का गठन किया। ये ध्यान रखना है। तो ये विधानसभा चुनाव से संबंधित जो 15वीं विधानसभा थी, किसके लिए? गुजरात के लिए। आगे चलें तो छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी मैं लेकर आया हूं आपके आने वाले आगामी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कहता है कि एक राज्य स्तरीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के लिए कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा होना चाहिए? ये ध्यान रखना है। एक राज्य की पार्टी होती है जिसको क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं, और एक पार्टी जो नेशनल पार्टी के रूप में होती है, जो राज्य स्तर के अलावा देश स्तर पर जानी जाती है पार्टी के रूप में, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तौर पर चुनाव आयोग उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देती है। तो कहता है एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलेगा एक राज्य स्तरीय पार्टी को? इसके लिए कहता है कितने राज्यों में होना चाहिए? तो ध्यान रखना है, बात करके बताइए, कभी वीडियो बना रहे। तो चलिए ध्यान दें, कहता क्या है कि कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा होना चाहिए। कहता है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या शर्तें हैं? तो कई शर्तें, उसमें एक शर्त है क्या कि ये कंडीशन लगा हुआ है कि 4 राज्यों में कम से कम, ये ध्यान रखना है, कम से कम अगर 4 राज्यों में हो रहा है तो ये आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। लेकिन कब? जब ये 4 राज्यों में होना क्या है? पहला कि या तो लोकसभा हो या लोकसभा के साथ साथ विधानसभा हो किसी राज्य का, उसमें पार्टी भाग ले, कोई राज्य स्तरीय पार्टी 4 राज्यों में कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम क्राइटेरिया है 4 राज्यों का। तो 4 राज्यों में भाग लेना पड़ेगा लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, और इसमें जितना मत मिलेगा उसका कम से कम 6% मत अगर मिल जाता है उसको, भले वो जीते न जीते, सीट जीत पाए न जीत पाए, उससे मतलब नहीं है। चुनाव में भाग लीजिए और भाग लेने पर कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो उस राज्य की पार्टी को, उस राज्य स्तरीय पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं देश में, यह ध्यान रखना है। कितनी पार्टी हैं? 6 पार्टी हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे चलें, 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। कहता है वन जीव अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम कब आया था? तो 2022 के अंत में एक संविधान में, अधिनियम में बदलाव किया गया संवैधानिक तौर पर, और यह वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। तो कहता है ये आया कब था? तो ध्यान रखना है कि वन जीव अधिनियम 1982 में आया, या 1972 में आया, 1973 में आया, 1976 में आया। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो आया था ये 1972 में आया था। ये 72 में, ये बी ऑप्शन यहां पर है, ध्यान देना है। 1972 में आया, और 72 के बाद 50 साल के बाद यहां पर एक संशोधन किया गया हाल फिलहाल में। तो पहला तो ध्यान दें कि वन जीव अधिनियम होता क्या है, कहता क्या है। पहला ध्यान देंगे कि वन मतलब वन जो फॉरेस्ट है वो, और फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या है? तो पौधे और पौधा के अलावा जानवर, ये 2 चीज। इन दोनों के प्रति कुछ नियम कानून बना करके इनको संरक्षण देना, इनको बचाना, इनको सुरक्षा प्रदान करना, इसके प्रजातियों को बचाना। पहला बात कि जो भी इनकी वैरायटी है उसको संरक्षित रखना है। इसके अलावा क्या करना है कि इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट मिलता है,
पौधे का लकड़ी है, जानवरों का कुछ प्रोडक्ट है, जिसका व्यापार होना है, जिसका लेन देन होना है, आर्थिक काम करना है, उस पर भी आर्थिक रूप से नियंत्रण कैसे हो, इस पर काम करना है। और इसके लिए ये अधिनियम आया था 1972 में, ध्यान देना है, 1972 में आया, जिसमें पौधे और जानवर की प्रजातियों को संरक्षित रखना, उनको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए, उनके द्वारा या उनके द्वारा उत्पादित पदार्थों का व्यापार पर नियंत्रण कैसे होगा, इसके लिए अधिनियम 1972 में आया। अभी वर्तमान में 50 साल बाद इसमें बदलाव हुआ और वर्तमान में इसके लिए 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। अगर कोई जीव जंतुओं या पौधे को नुकसान पहुंचाता है तो उसको ध्यान में रख करके, तो ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। 1972 में आया था और 50 साल बाद इसमें संशोधन हुआ है, ये याद रखेंगे। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर है, जो आज के करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता क्या है कि हाल ही में गोल्डन एरो नामक स्क्वाड्रन का गठन किया गया है, यह संबंधित है किससे? तो दो चीज है, गोल्डन एरो नाम है, स्क्वाड्रन एक नाम है। तो स्क्वाड्रन कहते हैं जहाजों के समूह को, जहाजों का जो समूह होता है, खास करके फाइटर प्लेन, लड़ाकू विमानों का, उसी को स्क्वाड्रन कहते हैं। तो कहता है एक स्क्वाड्रन जिसका नाम रखा गया गोल्डन, और कौन सा जहाज है? मिग है, सुखोई है, राफेल है या ब्रह्मोस है? तो ध्यान रखना है कि ये लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन जो गोल्डन एरो के नाम से जाना जाता है, ये एक जहाज जो चर्चा में था अभी, राफेल, काफी विवादास्पद, काफी डिस्ट्रीब्यूटेड, लोग इस पर काफी विवाद किया, पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी ने और विपक्षी पार्टी ने मिलकर के काफी चर्चा में रहा, लेकिन फाइनली ये एक स्क्वाड्रन हमारे वायुसेना में शामिल हो गया, जिसमें कुल 36 राफेल हैं, 36। और ये राफेल आया फ्रांस से, ध्यान रखना है, फ्रांस की एक एविएशन कंपनी है, नाम है डसाल्ट एविएशन, इसने इसको बनाया है और इसके द्वारा बनाए गए इस फाइटर प्लेन को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। अब ये जो फाइटर प्लेन का 36 जहाजों का जो बेड़ा है, ये दो भाग में बटा हुआ है, एक भारत के अंबाला कैंट में ये काम कर रहा है और एक है हासीमारा, ये पश्चिम बंगाल में। तो ये दो जगह पर इसके जहाजे बेड़े लगाए गए हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रख करके, ताकि ये एक जो अत्याधुनिक विमान है, ये हमारे सेना को जब जरूरत पड़े एकदम तैयार रहे, लड़ाकू विमान के तौर पर भारतीय वायुसेना में योगदान देने के लिए। जबकि मिग एक रशियन विमान है, रूस से भारत ने मंगाया, काफी पुराना हो चुका है, काफी दुर्घटनाग्रस्त होता है, इसलिए यह भी चर्चा में रहता है। सुखोई भी रूस की एक निर्माणकर्ता विमान है, जिसमें सुखोई 30 MKI भारत में शामिल है। जबकि ब्रह्मोस एक मिसाइल है भारत का, और यह मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, जो सोनिक मिसाइल है, और यह मिसाइल ध्वनि के गति से तेज चल सकती है, और इसका निर्माण रूस और भारत ने मिलकर किया है, रूस और भारत ने मिलकर किया है, दो नदियों के नाम पर, ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कोवा नदी के नाम पर। ब्रह्मोस का मैक नंबर 2.8 है, यह याद रखना है, और यह हाई स्पीड चलने वाला भारत का अत्याधुनिक एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ये तो मिसाइल है, जबकि ये तीनों विमान है, और ये गोल्डन एरो इस जहाज राफेल के बेड़े का नाम रखा गया है, जो ध्यान रखना है आपको। 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है। कहता है काफी इंपॉर्टेंटली, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। कहता है देश का पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले योद्धा कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी के समय में, इसलिए कि भारत सरकार ने परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले योद्धाओं के नाम पर द्वीप का नाम रखा है, द्वीप का। और द्वीप कितने? तो 21, और 21 इसलिए कि वर्तमान तक 2023 तक कुल 21 लोगों ने ही परमवीर चक्र प्राप्त किया है। और ध्यान रखना है कि यह सैन्य के रूप में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, सबसे सर्वोच्च ऊपर सैन्य का, तो ध्यान रखना है। और ये युद्ध काल में दिया जाता है, जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, उस समय कोई योद्धा अपने शौर्य को प्रदर्शन करता है, तो सबसे जो ऊंचा सम्मान मिलता है वो परमवीर चक्र होता है।
तो ध्यान रखना है टोटल 21 और इसी 21 के नाम पर आइलैंड का नाम रखा गया। तो कहता पहला कौन थे, तो ध्यान रखना है कि पहला कौन थे, तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पहला जो है वो मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको 1947 में मिला था। 4वीं रेजिमेंट के कुमायूं बटालियन के ये एक सदस्य थे। तो ध्यान रखना है मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट, ये ध्यान रखना है। जबकि दूसरे नंबर पर हैं करम सिंह और ये तीसरे नंबर पर हैं ये थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को याद रखना है। पहली बार मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, दूसरी बार मिला कैप्टन करम सिंह को और तीसरा मिला था मेजर रामा राघोबा राणे को। तो 3 महत्वपूर्ण याद रखना है। इसलिए चर्चा में है कि वर्तमान में 21 द्वीपों का नाम इन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर सरकार ने नाम रखने की योजना का घोषणा कर चुका है। तो याद रखना है। 10वां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर, जो आज के क्वेश्चन आवर का अंतिम सवाल है। क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है भारत की सर्वाधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। कौन मिसाइल है जो सबसे ज्यादा दूर तक मार कर सकती है? दूर तक मतलब होता है परास। परास मतलब कि यहां से अगर छोड़े मिसाइल ऐसे तो ये गिरे तो जहां पर जाए ये डिस्टेंस आर कहलाता है। इसको हॉरिजॉन्टल रेंज या परास कहते हैं। तो ये कितना दूर जाके गिरेगा, यहां से अगर छोड़ा जाए तो गिरेगा, तो जो ज्यादा दूर जाएगा उसको ज्यादा परास माना जाएगा। तो कहता है पृथ्वी, ब्रह्मोस, आकाश या अग्नि, कौन है जो सबसे ज्यादा दूर तक मार कर सकती है? तो ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो जा रहा है वो चौथा आंसर है डी। और अग्नि की श्रृंखला है, रेंज है अलग अलग। तो अग्नि 1 to 4 तक जो मिसाइल है, अग्नि 1 से लेकर 4 तक, जिसका चौथा का 3500 किलोमीटर रेंज है, चौथा का, अग्नि 4 का। जबकि हाल फिलहाल में भारत सरकार ने एक मिसाइल बनाया अग्नि 5 और इसका रेंज बनाया कि 5000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, जो भारत की सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। सबसे अधिक 5000 किलोमीटर, ये ऑफिशियल है घोषणा। जबकि कहा जाता है कि ये डीआरडीओ द्वारा निर्मित जो अग्नि 5 है, इसकी मारक क्षमता 8000 से 12000 किलोमीटर तक भी है। और इसलिए इसको इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल मतलब अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कहते हैं इसको। मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप, एशिया से बैठकर यूरोप में, एशिया से बैठ से अफ्रीका पर आप मार कर सकते हैं इंडिया से बैठ करके। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है भारत के डिफेंस सेक्टर का। जबकि ध्यान देंगे कि पृथ्वी की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। पृथ्वी की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर के करीब है। जबकि इसकी मारक क्षमता 15 किलोमीटर है, जो कम दूरी की मार कर सकती है आकाश। तो अलग अलग रेंज है, जिसमें सबसे ज्यादा अभी तक भारत ने जो बनाया उसमें सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल अग्नि मिसाइल है, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक और क्रूज 2 मिसाइल होते हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जो गुरुत्वीय त्वरण पर काम करता है, जी पर, जो हमने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन के तौर पर। वो जी के आधार पर गिरता है जाके और अपने लक्ष्य को, टारगेट को अचीव कर लेता है। जबकि क्रूज मिसाइल्स जो होते हैं उसमें पहले से जीपीएस सिस्टम नेविगेशन लगा रहता है, पहले से टारगेट फिक्स होता है, वो अपने हिसाब से तय करता है कि हमको कहां जाना है और कहां पर मार करना है। एक बार टारगेट सेट कर लिए तो उस हिसाब से वो नेविगेट करके जाएगा और अपने आप उसको तय करेगा कि टारगेट कौन सा है मेरा। तो ये क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें अग्नि क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल, हमने ब्रह्मोस को अभी बताया था कि सुपरसोनिक मिसाइल है भारत का, जिसका निर्माण भारत और रूस ने किया है। जबकि ये तीनों पूर्णतः भारतीय तकनीक पर बनाया गया मिसाइल है। तो ध्यान रखना है। तो यही था आज का क्वेश्चन आवर एट 9 PM में, जिसमें 10 महत्वपूर्ण सवाल करेंट, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस से लेकर मैं आया हूं। और इसको आप लोग ध्यान दीजिए, आगे और से ही बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल लेकर मैं आऊंगा इस क्वेश्चन आवर में। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आवर में। तब तक जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद।